चलो क्वेश्चन नंबर 4. All is well company manufactures and sells 20,000 units of a product. The full cost per unit is rupees 300. फुल कॉस्ट बोला तो टोटल कॉस्ट, इस पे फिक्स वेरिएबल दोनों इंक्लूड है. द कंपनी हैज फिक्स्ड इट्स प्राइस सो एज टू अर्न 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20 लाख. तो प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन्होंने दिया हुआ है. तो इन्वेस्टमेंट है 20 लाख का, उसके ऊपर 25% रिटर्न चाहिए, तो कितना आएगा? 5 लाख. और 5 लाख टोटल है, अपना नंबर ऑफ यूनिट है 20,000. तो 5 लाख डिवाइड बाई 20,000, 25 पर यूनिट, ये अपना प्रॉफिट आएगा. तो फुल कॉस्ट है 300. फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स. तो अपना सेल्स रहेगा 325. समझा? रिक्वायर्ड क्या है? फर्स्ट वन, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव. ऑल्सो कैलकुलेट द मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, ये तो काफी सिंपल हो गया. अपन ओरली जो कैलकुलेट किया वही अपने को यहाँ पे फाइंड करने को बोला है. तो पहला, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इन्वेस्टमेंट इनटू रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट 20 लाख से इंटू 25% यानी कि 5 लाख. प्रॉफिट पर यूनिट 5 लाख डिवाइड बाय 20,000 यूनिट, ₹25 पर यूनिट. अब सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा? तो फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस. 325. इतना समझा? आगे ने बोला है कि वही लाइन में कैलकुलेट द मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट. तो ऑन फुल कॉस्ट पूछा है, तो मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट, तो वो आएगा 25/300. कितना? 8.33%. हाँ, मार्कअप दो वर्ड है, एक आता है मार्कअप और एक आता है मार्जिन. तो मार्कअप बोले तो कॉस्ट पे कैलकुलेट करते और मार्जिन बोले तो सेल्स पे कैलकुलेट करते. तो अगर ये मार्जिन बोला रहता ना तो 25/325 लेते, और मार्कअप इसके लिए 25/300 लेते. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मार्कअप को थोड़ा सा और अपने को डिटेल में डिस्कस करना है. नेक्स्ट जो आगे के पॉइंट्स है उस पर थोड़ा सा और डिस्कस करें, क्या है उसका मीनिंग क्या है. चलो सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ. कि सेलिंग प्राइस इज कैलकुलेटेड अबव रिप्रेजेंट मार्कअप ऑफ 25% ऑन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो बोल रहे कि जो कैलकुलेट किया ना अपन, ये पूरा वर्किंग, वो लोग बोल रहे कि ये वर्किंग में अगर मार्कअप 25% ऑन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है यानी हम लोग को नंबर्स को मैनिपुलेट नहीं करना है. 325 सेलिंग प्राइस रहेगा, टोटल कॉस्ट 300 ही रहेगा. ये टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड. ठीक है, सॉरी मैं कुछ गलत बोला. फुल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों है प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स. अब अपने को ब्रेकअप नहीं पता है कि ये 300 में वेरिएबल कितना फिक्स कितना. तो लोग बोल रहे कि अगर ये ही वर्किंग में वेरिएबल कॉस्ट पे 25% मार्कअप है तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करो. ठीक है, तुम लोग को पहले ट्राई करो 2 मिनट के लिए, बाद में मैं बताता हूँ.
चलो अब यहाँ पे पहले तो मार्कअप का मीनिंग तो लोगों को समझना है कि मार्कअप यानी क्या रहता है। तो बेसिकली सम ये बोल रहा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये रिप्रेजेंट करता है 25% मार्कअप ऑन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना भी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा उस पर अगर तुम लोग 25% ऐड करोगे तो तुम लोग को 25% किसका, वेरिएबल कॉस्ट का। तो तुम लोग को सेलिंग प्राइस मिलना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पे 25% ऐड करो तो तुम लोग को सेल्स देना चाहिए। मार्कअप ऑलवेज ऑन कॉस्ट आता है। मार्क अप, अप यानी कि ऐड करो। ठीक है, तो अपना जितना भी वेरिएबल कॉस्ट है उसको 25% ऐड करो वो तुम लोग को सेल्स देगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से मुझे वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं 100 एज्यूम करूँ तो ये आएगा 25। ठीक है, और ये होगा 125। अब मुझे ये तीनों में से क्या कंफर्म पता है, तो मुझे सेलिंग प्राइस पता है, ये 325 है। तो 25 कितना और 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 25 इंटू 325 डिवाइड बाय 125, 65। और यहाँ पे 100 इंटू 325 डिवाइड बाय 125 यानी कि 260। 260 ये वेरिएबल कॉस्ट है, 65 मार्कअप है, 325 का सेलिंग प्राइस है। पॉइंट तो है, फिक्स का आ गया तो। किस पे से? ओके। चलो अभी मार्कअप का लिटरल मीनिंग क्या है वो समझने को ट्राई करते हैं। अब देखो, मेरा जो फॉर्मूला है ना वो आता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये मुझे देगा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। ठीक है, ये मेरा रेगुलर फॉर्मूला। तो अगर मैं बोलता हूँ टोटल कॉस्ट प्लस मार्कअप, ठीक है, इक्वल टू सेल्स, तो ये मार्कअप, ये टोटल कॉस्ट यानी कि क्या रहेगा, वेरिएबल प्लस फिक्स रहेगा। तो ये मार्कअप में क्या बचेगा, ये तीन में से क्या बाकी रहा, प्रॉफिट बाकी रहा। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट पे मार्कअप लेता हूं तो मार्कअप का मीनिंग होता है प्रॉफिट। मार्कअप का मीनिंग होता है प्रॉफिट। अगर मैं बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप इक्वल टू सेल्स, तो मेरा फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप, तो वेरिएबल कॉस्ट मैंने ले लिया, मार्कअप में क्या क्या रहेगा तो वो सेल्स आएगा। तो मार्कअप में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों रहेगा। तो मार्कअप का मीनिंग सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पे मार्कअप का मीनिंग होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब आप ऐड करोगे तो आपको सेल्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो मार्कअप का मीनिंग है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समझा? तो ये जो 65 हमने ऐड किया ना, वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप इक्वल टू सेल्स, तो ये 65 सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो हमने पहले फाइंड किया है, प्रॉफिट तो 25 है। तो ये 65 में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों है। मुझे प्रॉफिट पता है 25 है, तो बाकी का 40 रुपीज वो रहेगा फिक्स कॉस्ट। अब क्रॉस चेक करोगे तो टोटल कॉस्ट 300 है, 300 में से अगर 260 रुपीज वेरिएबल है तो बाकी का 40 रुपीज फिक्स रहना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे मार्कअप का मीनिंग होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वैसे ही सेम वे, अगर मैं फिक्स कॉस्ट प्लस मार्कअप लेता हूं तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा मार्कअप में, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रहेगा। यानी कि जो भी ऐड करना बाकी है वो ऐड करो तो दोनों को मिलेगा मार्कअप।
पता चला? ठीक है, कभी जैसे दोनों कोई दुकान में गए, ठीक है, तो दुकान वाला क्या करेगा कि अब तुम लोग को, तुझे ज्यादा आइडिया रहेगा। तो जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो लोग का कोडिंग रहता है कि कस्टमर के सामने अपने को अपना मिनिमम प्राइस या कॉस्टिंग बताना नहीं। ठीक है, तो सेल्समैन आपस आपस से बात करेगा ना, वो लोग को समझ में आएगा, लेकिन अपने को नहीं समझेगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज एक सेल्समैन से कोई बार्गेनिंग कर रहा है कस्टमर, उसने दूसरे को कंफर्म किया कि ये प्राइस पे बेचो क्या है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये प्राइस है। वो लोग है ना कोड बोलते हैं। ठीक है, वो कोड से उसको पता चलता है कि इसका मिनिमम प्राइस कितना रखना है। ठीक है, और वो या तो हाँ बोलेगा तो मना करेगा, या तो बोलेगा कि इस पे 10-20 रुपया और ऐड करके प्राइस बता दो। ठीक है, तो ये कोडिंग का जो सिस्टम है ना, वो लोग means हर दुकान वाले का अलग अलग रहेगा, ऐसा मैं इज्यूम करता हूँ, मुझे पता नहीं क्या रहता है वो। लेकिन जनरली ऐसा रहता है कि वो लोग एक मिनिमम जो प्राइस है ना, जो परचेज प्राइस है, उसमें वो लोग एक मार्कअप ऐड करते हैं। वो मार्कअप में वो लोग का दुकान का जो ओवरहेड है, वो लोग को वो रिकवर करना है, वो लोग को अपना प्रॉफिट रिकवर करना है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर इतना बार्गेनिंग करता है कि वो लोग ओवरहेड रिकवर नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि बिलो परचेज प्राइस वो लोग प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो एक लेवल तक बार्गेनिंग करेंगे, उसके बाद वो लोग कस्टमर को बोल देंगे लेना है तो लो वरना जाओ। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो वो लोग मार्कअप ऐड करेंगे। अब वो मार्कअप में सिर्फ प्रॉफिट ऐड होगा ऐसा नहीं है, उसमें ओवरहेड प्लस प्रॉफिट दोनों रहेगा। अब ऑब्वियसली वो लोग अगर ऐसे शोरूम चला रहे हैं, ठीक है, तो लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके हर चीज वो लोग को अपने सेल से रिकवर करना है। अलग से तो कोई पैसा देने वाला है नहीं। ठीक है, तो वो लोग वो मार्कअप में बाकी का जो एलिमेंट है वो ऐड करेंगे। पता चला? ठीक है, तो कुछ जनरली वेरिएबल कॉस्ट में मार्कअप इज मोस्ट कॉमन टर्म। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में मार्कअप ये लॉजिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकली अपन सीख रहे हैं, इसके लिए मैंने बताया। बाकी वेरिएबल कॉस्ट में मार्कअप ऐड करो तो सेल्स पे देगा, ये मोस्ट कॉमन चीज है। तो जो मार्कअप ऐड किया उसमें दुकान का जो बाकी का कॉस्ट है, यानी कि फिक्स ओवरहेड प्लस उसका जो प्रॉफिट है, वो दोनों इंक्लूड हो रहा है। अगर कस्टमर ने बहुत बार्गेनिंग किया, वो लोग फिक्स कॉस्ट को छोड़ देंगे, बोलेंगे वेरिएबल प्लस प्रॉफिट भी रिकवर हुआ ना, बेच लो। ठीक है, लेकिन अगर वो बार्गेनिंग करके वेरिएबल से नीचे लेके आ रहा है, तो अपन बोलेंगे नहीं, वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हम लोग को मिलना ही चाहिए। पॉइंट आया समझ में? ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड टर्म है, और इसलिए देखो बहुत सारे कैलकुलेटर में एमयू करके बटन रहता है। वो एमयू यानी कि मार्कअप है। अब वो हर कंपनी का जो कैलकुलेटर है, उसको उसका जो सेटिंग रहता है, वो अलग वैसे डाला रहता है। तो तुम लोग वो हर कैलकुलेटर में सेम वैसे उसका यूज नहीं होता, तो अपने को जनरली वो यूज नहीं है। लेकिन अगर दुकान वाला है, ठीक है, अगर उसको सपोज फॉर एग्जाम्पल मार्कअप अगर फॉर एग्जाम्पल यही केस ले 25% ऐड करना है, ठीक है, और सामने वाला बार्गेनिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना कोडिंग देखेगा जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, उसको 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 कॉस्ट समझेगा कि उसका कॉस्ट कितना है। अब उसमें मार्कअप ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ कॉस्ट टाइप करेगा, मार्कअप का बटन पहले से सेट करके रखा रहेगा 25% के लिए। वो जैसे 20 वो मार्कअप का बटन दबाएगा, उसको सेल्स मिल जाएगा। वो प्राइस से अगर कम प्राइस में प्रोडक्ट बेचना है तो उसको सोचना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट को बेचने को रेडी हो जाए। आ समझ लो? तो ये मार्कअप का कंसेप्ट, तो मार्कअप इज नॉट ऑलवेज द प्रॉफिट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के दौरान मार्कअप किस पे फाइंड किया है। इट मे इंक्लूड आइदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरली रहेगा ही, फिक्स या वेरिएबल और क्या ऐड करना है, दैट टोटल डिपेंड के मार्कअप किसके ऊपर निकाल रहे हो। समझा? तो जनरल टर्म में ऑलवेज वी बाय डिफॉल्ट फाइंड द मार्कअप ऑन टोटल कॉस्ट, तो उसमें मार्कअप में सिर्फ प्रॉफिट ही रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने मार्कअप ऑन टोटल कॉस्ट निकाला, तो दिस 8.33% इज जस्ट प्रॉफिट एलिमेंट और कुछ नहीं। समझा? लेकिन अगर तुम लोग को वेरिएबल कॉस्ट पे मार्कअप बोला तो फिक्स कॉस्ट भी लेना बाकी है, ये दोनों को समझना है। पता चला? तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था जो ये सब में क्लियर होता है। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ तक ही है। ठीक है, यहाँ तक। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों को लिखना है। चल लिखो। तो अगर 330 का प्राइस रखा
क्वांटिटी हो रहा है 16,000, तो ये फॉलो करना चाहिए क्या? तो एग्जिस्टिंग, क्या पे लिख देता एग्जिस्ट, ये रिवाइज है और ये एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का 325 का प्राइस है और 20,000 यूनिट है। चलो अभी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स होगा, पहले मैं एग्जिस्टिंग लिखता हूँ, 20,000 इंटू 325 कितना हो रहा है? 65 lakhs लेस वेरिएबल कॉस्ट 20,000 इंटू 260, ये बताओ कितना? माइनस करके आएगा कंट्रीब्यूशन, हाँ ये कितना आ रहा है? 13, 20,000 इंटू 40, अब रिवाइज में 16,000 इंटू 330, 16,000 इंटू 260, दोनों का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? ये माइनस करो, नहीं नहीं, ये कितना आ रहा है? 11,20,000, फिक्स कॉस्ट 8 लाख का 8 लाख ही रहेगा। आपका ये नहीं आ रहेगा, डिफरेंट आ रहेगा। नहीं, प्रॉफिट जो आपने निकाला वो आपको ये नहीं मिला रहेगा। फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड पहले एक पॉइंट समझ लो, जो अपन पर यूनिट निकालते ना 40 रुपीज, ये 40 रुपीज पर यूनिट तब तक 40 रुपीज बना हुआ रहेगा जब तक तुम्हारा क्वांटिटी 20,000। तो 20,000 रेट पे 40 रुपया देकर 8 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर तुम्हारा क्वांटिटी चेंज हुआ और तुमने उसको प्रोपोर्शनली फिक्स कॉस्ट को भी 40 रुपए के हिसाब से दिया, तो वेरिएबल और फिक्स का नेचर में डिफरेंस क्या है? वेरिएबल को भी आप 260 रुपया पर रेट ले रहे हो, फिक्स को भी 260 मीन 40 रुपया पर रेट ले रहे हो, तो वेरिएबल जैसे प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है क्वांटिटी के चेंज होने से, फिक्स को भी चेंज कर दिया तुम लोग, तो दोनों एक ही नेचर का हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अलग अलग बाइफिकेशन क्यों दिया आपने? तो वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहता है। ये 260 यूनिट तुम लोग का कितना भी यूनिट रहने दो, 20,000, 25,000, 16,000, 10,000, ये इसका पर यूनिट सेम रहेगा और फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट 8 लाख सेम रहेगा। और क्वांटिटी कितना भी बढ़ने दो कितना भी कम होने दो, वह 8 लाख रुपया चेंज नहीं होगा। यानी कि क्वांटिटी अगर बढ़ के 30,000 होगा तो भी 8 लाख ही रहेगा। अभी अगर तुम लोग अभी पर यूनिट फाइंड करोगे तो 8 लाख डिवाइड बाय 16,000 यूनिट करो, कितना आता है पर यूनिट चेक करो। 50, तो 50 रुपया पर यूनिट हो रहा है। क्वांटिटी कम होने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा, समझा? तो तुम लोग पर यूनिट पे ये वर्किंग नहीं कर पाओगे कि पर यूनिट पे डायरेक्टली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो और आंसर निकाल लो। फिक्स कॉस्ट चेंज होना ही है पर यूनिट, जैसे क्वांटिटी चेंज होगा फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगा। तो तुम लोग ऐसा एज्यूम नहीं कर पाओगे टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम,
ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट वो चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। वैसे नहीं होगा, तुम लोग को टोटल स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें अगर तुम लोग को शॉर्टकट फॉलो करना है तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, 325 माइनस 260 इंटू यहाँ पे 20,000, वो डायरेक्टली आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है इसके लिए शॉर्टकट पॉसिबल है। और यहाँ पे 330 माइनस 260 इंटू 16,000, और इस पे से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, लेकिन वो टाइम पे केयरफुली रहने का कि पहले 20,000 का फिक्स कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा और वही फिक्स कॉस्ट यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, वो पर यूनिट से ले नहीं पाओगे। आया समझ में? तो ये ध्यान में रखने का कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो एक क्वांटिटी से रिलेटेड है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका टोटल अमाउंट विल रिमेन कांस्टेंट, पर रेट ऑलवेज चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन चेंज इन क्वांटिटी। तो दोनों को जो ओरिजिनल क्वांटिटी जिससे हमने ये पर रेट निकाला था उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमने ये पर रेट कैसे निकाला था, तो 20,000 रेट के हिसाब से निकाला था, तो 20,000 रेट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम लोग को ये फाइंड नहीं करना था, सिर्फ ये निकालने को बोला था, फिर भी तुम लोग को विदाउट फेल 20,000 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो लिखने के टाइम पे क्लिक होता है, इंटर में सिखाते हैं कि ये सेम रखो, तो टाइम पे सडनली वो बत्ती पेटता है, पहले से नहीं जला हुआ रहता। ठीक है, तो लिखने के टाइम पे क्लिक होता है कि 8 लाख 8 लाख सेम रखे। ठीक है, बाकी तुम लोग को खुद को ये क्लिक होना चाहिए कि अगर ये स्टेटमेंट नहीं पूछा रहेगा, सिर्फ ये एक ही पूछा है, फिर भी तुम लोग उसको 20,000 से मल्टीप्लाई करो, जिससे डिवाइड किया था पर रेट फाइंड करने के लिए उसी से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ही तुम्हारा अमाउंट आएगा ना। पहले 8 लाख को 20,000 से डिवाइड करके 40 रुपया आया, और बाद में वही 40 रुपया को तुम 16,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लाख कहाँ से आएगा? पता चला? तो फिक्स कॉस्ट पे गड़बड़ मत करना। उन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा, पूरा जो क्वेश्चन है ना तो उनका इंटर का पूरा नॉलेज जज करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए ना आए, कंसेप्चुअली ये सब तो लोगों को प्रॉपरली सीखना है। हाँ बोल, क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, मार्जिनल का भी बेस रिवाइज हो रहा है, तो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, तो उनके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मार्जिनल इन्वॉल्व होगा, कोई भी चैप्टर। मार्जिनल के बिना तो उनका लाइफ है ही नहीं फाइनल में, हर चैप्टर में मार्जिनल। इवन कभी कभी तो ओआर में भी मार्जिनल का डाल देते हैं, सिमुलेशन, मतलब ये फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस सब सिमुलेट करो, फाइनल फॉर्मूला तो मार्जिनल का ही अप्लाई होगा प्रॉफिट वगैरह फाइंड करने के लिए। 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन हम टारगेट कॉस्टिंग नहीं है, जो भी करे तो जनरल मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह का ही पार्ट सीख रहे थे। कभी 4th क्वेश्चन उस पर टारगेट कॉस्टिंग आ जाए, तो देखो क्या बोल रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटेटिव प्रेशर, the company must reduce the price to 310 next year in order to achieve the sales of 20,000 units. The company also plans to reduce its investment to 18 lakhs. If 25% returns on investment should be maintained, what is the target cost per unit for the next year? अब इसमें टारगेट कॉस्टिंग लॉन्ग डिमांड से अपोजिट काम करता है। लॉन्ग डिमांड में क्या होता है, प्राइस कम करेगी तो क्वांटिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम प्राइस कम करोगे तो तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ेगा, यहाँ पे ऑपोजिट है। अगर प्राइस कम नहीं करोगे तो तुम्हारा क्वांटिटी कम हो जाएगा। यानी कि मार्केट में अगर टिकना है तो कॉम्पिटिटर जो प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच रहा है वो प्राइसिंग तुम लोग ने मैच किया तो तुम लोग सर्वाइव कर पाओगे, बाकी सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है। और इसीलिए ये टॉपिक पूरा डेवलप हुआ। और जो रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में आज देखा जाए तो मेजर जो ये बिजनेस वाले हैं वो कंपटीशन में बहुत बुरी तरह अटके हुए, मार्जिन्स मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत सारे लोग विड्रॉ भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो पावरफुल है, ठीक है, वो लोग अपना पावर का यूज करके छोटे प्लेयर्स को ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देते हैं।
ठीक है, तो ये सब प्रेशर यहाँ पे भी, ये चैप्टर में भी अपने को देखने को मिलेगा, और वही चीज के पे चैप्टर फोकस कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर तुम को 20,000 रेट बेचना है और तुम लोग अपना प्राइस जो 325 वो पकड़ के चले, तो 20,000 रेट नहीं बिकेगा। तो तुम लोग को 20,000 बेचने के लिए तुम लोग को प्राइस कम करना पड़ेगा। तो तुम लोग प्राइस अगर 310 रखोगे तो 20,000 रेट बिकेगा। लेकिन अगर 20,000 रेट है तो अपना पर रेट का जो कॉस्ट है वो 300 रुपये ही आएगा। 20,000 के लिए फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा ना, फिक्स कॉस्ट पर रेट जो है वो सेम ही रहेगा, 40 रुपये वाला। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 260, फिक्स कॉस्ट 40 रुपया 20,000 रेट के हिसाब से। 310 पे बेचा तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो अपन 25% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बराबर। तो अब इस पे होता ऐसा है कि अगर सपोज तुम लोग को 25% प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो बेटर है कि बिजनेस को बंद करके वो पैसा एफडी वगैरह में डाल दो। अगर एफडी जितना ही रिटर्न तुम लोग को अपना बिजनेस भी दे रहा है, तो एफडी में तो रिस्क नहीं है, हेडेक नहीं है। जस्ट साल में एक बार बैंक पे जाना पड़ेगा, एफडी बनाना पड़ेगा, रिन्यूअल होगा तभी जाना पड़ेगा। बाकी तो बैंक वाले ही अपना पैसे संभाल के बैठे, अपना रिस्क वो लोग के ऊपर है। अपन तो फ्री होके बैठ गए घर पे, कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे इनकम मिल रहा है। तो अगर तुम लोग का बिजनेस एफडी जितना ही इनकम अर्न कर रहा है, तो बिजनेस बंद करके तुम लोग एफडी कंटिन्यू करो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में डाल दो, बिजनेस मत करो। ठीक है, तो 25% इतना हायर रिटर्न क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अपन उतना रिस्क भी ले रहे हैं, उतना एफर्ट भी ले रहे हैं। अभी अगर सपोज मैं जो क्लासेस में लेक्चर लेके कमा रहा हूँ, अगर उतना इनकम मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या शेयर मार्केट से मिल रहा है बैठे बैठे, तो मैं बोला मैं पूरा दिन यहाँ पे क्यों खड़ा रहूँ, क्यों बकबक करूँ? उससे अच्छा घर पे बैठता हूँ, लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने बैठ गया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और उतना मुझे अगर इनकम बैठे बैठे मिल रहा है, तो साढ़े दिन को फ्री हो जाऊंगा, पूरा दिन जस्ट मोबाइल लेके बैठना है, मेहनत करना नहीं। तो वो अच्छा है ना। तो ऑब्वियसली अगर मुझे शेयर मार्केट से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ही मैं यहाँ पे खड़ा रह के लेक्चर दूंगा ना, वरना वर्क क्या है, बिजनेस करके। पॉइंट आया समझ में? तो 25% अपन क्यों एक्सपेक्ट करें? क्योंकि अपन उतना एफर्ट्स ले रहे हैं, अपन उतना मेहनत ले रहे हैं, उतना रिस्क ले रहे हैं। ठीक है। तो अभी जब भी कॉम्पिटेटिव प्रेशर के वजह से अपने को 20% प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो अपने को कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि अपना प्रॉफिट्स मेंटेन हो पाए। ठीक है। तो सम ये बोल रहा है कि कंपनी ने सबसे पहला काम ये किया कि जो 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 20 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था पहले ओरिजिनली, वो इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका 25% पार्ट है वो भी कम आएगा। वो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट हमने कम किया, कितना कम किया, 18 लाख पे लेके आए, तो जो 2 लाख रुपया रिलीज हुआ उसको मैं कहीं पे और इन्वेस्ट कर दूंगा, वहां से एक्स्ट्रा इनकम कुछ कमाने को ट्राई करूंगा। तो बिजनेस से मुझे एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा। समझा? तो मैं 310 का सेलिंग प्राइस पकड़ के चल रहा हूँ, उस पे मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए? वो 18 लाख का 25% आएगा, तो मैं माइनस करूंगा, तो मुझे मिलेगा बैलेंस की फिगर कॉस्ट। ठीक है, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। वो कॉस्ट को मैं अभी एक्चुअल जो कॉस्ट है उससे कंपेयर करूंगा, तो मुझे कॉस्ट रिडक्शन कितना करना पड़ेगा ये पता चलेगा। अभी कॉस्ट रिडक्शन में जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि कंपनी ने भी सेम टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई किया रहेगा। टारगेट सेलिंग प्राइस, कॉम्पिटेटिव प्रेशर है, वो लोग प्राइस को बढ़ा नहीं पा रहे, तो टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, वो लोग ने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर जो मिनिमम रिटर्न वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो माइनस करेंगे। टारगेट कॉस्ट आएगा, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, तो कॉस्ट रिडक्शन मिलेगा। कॉस्ट रिडक्शन में आईटी कंपनी को सबसे मेजर कॉस्ट एम्प्लॉइज का है, और एआई आने के बाद एम्प्लॉइज को हम लोग कम कर सकते हैं। पहले कोडिंग पूरा लिखना पड़ता था, अभी एआई में डाल दो कि मुझे कोडिंग बना के दे, वो एआई खुद बना के देता है, कॉपी पेस्ट मार के हो गया, प्रोग्राम रेडी। तो आईटी वालों का भी काम टफ भी हुआ, इजी भी हुआ। तो लोग एम्प्लॉयज को निकाल रहे, और ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, इंटेल से लेके हर कंपनी एम्प्लॉय को भी निकालने का काम कर रही है। इवन इंटेल ने तो अभी कॉस्ट रिडक्शन के लिए एक और स्टेप लिया,
कि एम्प्लॉयज को तो निकाला ही, साथ में उन्होंने कैंपस का कुछ पार्ट बेचने को भी डिसाइड हो कि इतना बड़ा कैंपस भी नहीं चाहिए, कैंपस भी कम करो, तो भी कॉस्ट रिडक्शन का एक पार्ट है। वो क्यों कर रहे हैं? टारगेट कॉस्टिंग वो लोग का एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, यानी कि फॉलो नहीं हो पा रहा है उनका। समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे देखो, ये सब बताने का रीजन ये आंसर तो 2 मिनट में आ जाता है, लेकिन ये चैप्टर क्यों सीख रहे, उसका एप्लीकेशन पार्ट दोनों को पता रहना चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर से क्या फायदा क्या। ठीक है, इसके लिए सब मैं बता रहा हूँ। तो टारगेट सेलिंग प्राइस अपना है 310, टारगेट प्रॉफिट 18 लाख पे 25% डिवाइड बाय 20,000 यूनिट, तो प्रॉफिट पर यूनिट मिलेगा कितना आ रहा है बताओ? 22.5। ये 20,000 डिवाइड करके Okay. Question number 5. ABC Enterprises has prepared the draft budget for next year. Quantity है 10,000 रेट, सेलिंग प्राइस है 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल 8, लेबर 6, वेरिएबल ओवरहेड 2 आवर्स एट द रेट 0.5, तो 1 रुपी। तो 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, 15 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट है, 30 का सेलिंग प्राइस है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 50। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 15 इंटू 10,000 यानी कि 1,50,000। फिक्स कॉस्ट है 140, तो बजटेड प्रॉफिट है 10,000। The board of directors is dissatisfied with this budget and asked the working party to come up with the alternative budget with higher target profit figures. 10,000 का जो प्रॉफिट है वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, वो देखिए ज्यादा प्रॉफिट टारगेट करो। The working party report back with the following suggestion that will lead to budgeted profit of 25,000. The company should spend 28,500 on advertising and set the target selling price to 32 per unit. It is expected that sales volume will also rise in spite of price rise to 12,000 units. एडवर्टाइजमेंट का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ब्रांडिंग होता है। ठीक है, और एक बार ब्रांडिंग हो गया है ना, तो तुम लोग ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करे। ज्यादा प्राइस पे भी क्वांटिटी ज्यादा ही सेल होता है, लेकिन ब्रांडिंग होने के बाद जब तक ब्रांड नेम क्रिएट नहीं हुआ है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, लॉ ऑफ डिमांड परफेक्टली काम करता है। और तो लोग यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जैसे रीबॉक वगैरह है, वो देखो उसका प्राइस कितना हाई रहता है। वो शूज लेने को जाओगे अगर शोरूम में, तो 4,000 5,000, और नॉर्मल शूज देखता है 4-5 हजार का शूज, और वही जब भी सेल आएगा तो वही 4-5 हजार का शूज 70% ऑफ 80% ऑफ। यानी कि तो लोग इमेजिन करो, अगर वो लोग इतना ऑफ दे पा रहे हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 20-30% बच गया, अगर 70% ऑफ दिया तो 30% में उसका फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड, यानी कि बाकी का 70% तो ऐसे ही प्रॉफिट, ऊपर का ही प्रॉफिट था जो सेल में लोग अभी कम करके दे रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ब्रांडिंग होने के वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, यानी कि तुम प्राइस को बढ़ाओगे तो भी क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है, लोग वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। बार्गेनिंग नहीं करते ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में। आज समझ लो।
तो अपना जो प्राइस है वो ऊपर टेबल में दिया 30 रुपीज, लेकिन एडवर्टाइजिंग के बाद हम लोग प्राइस को बढ़ा के 32 कर देंगे। और क्वांटिटी जो अपन पहले 10,000 बेच रहे थे, ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट 12,000 रेट दिखेगा। और इस पे भी प्रैक्टिकल लाइफ में एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा सर, कंपल्सरी नहीं। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट काम करता ही नहीं, और कभी कभी नेगेटिव भी काम करता है। यानी कि सेल जो पहले हो रहा था उससे कम भी होना स्टार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद। तो एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट कैसे है उसके ऊपर वो डिपेंड है कि तुम लोग का सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वरना अगर तुम लोग देखोगे फॉर एग्जाम्पल, पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट इंडिया में ऑलमोस्ट मोनोपोल। हाउस होल्ड पेंट में वही बिकता है। कमर्शियल पेंट में एशियन पेंट को कंपटीशन है, लेकिन हाउस होल्ड पेंट में एशियन पेंट नंबर वन पे। अब नैरोलैक लिस्टेड कंपनी बना, ठीक है, नैरोलैक आ गया मार्केट में, अब वो भी लिस्टेड है, आईपीओ उसका सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ही एक आया अभी बीच में, बर्जर आया, ठीक है। तो ये सब कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर हुए, लेकिन एशियन पेंट फिर भी कॉन्फिडेंट था कि हम लोग का मार्केट शेयर कोई खा नहीं पाएगा। जैसे बिरला ऑफर्स मार्केट में आया, एशियन पेंट के शेयर का भाव बहुत बुरी तरह गिरा। जैसे ही पहला न्यूज आया कि बिरला ऑफर्स पेंट इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है, एशियन पेंट का शेयर ऑलमोस्ट 150-200 रुपया एक ही दिन में गिरा। इतना हेवी गिरा, क्योंकि बिरला बहुत बड़ा नाम है। और एशियन पेंट वो पेंट के प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन लोग फिर भी पुट्टी लेने के लिए जो दीवार पे पुट्टी लगाते हैं, वो बिरला वाइट पुट्टी लगाते हैं। यानी कि उसका अपना रेपुटेशन है कि एशियन पेंट का भी पुट्टी अवेलेबल है, लेकिन लोग उसका पुट्टी नहीं लेके बिरला का पुट्टी लेते हैं। तो अगर बिरला ने खुद का पेंट भी निकाला तो मे बी पॉसिबल कि एशियन पेंट का मार्केट खा सकता है। और बिरला ने वो काम भी किया। बिरला ने अभी जो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया ओपस ने, वो स्टार्टिंग में वो सिर्फ वो एक कार्टून कैरेक्टर है जो सबको कलर कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट निकाला। अभी जो नया एड आ रहा है उस पर तो देखो क्या बता रहे हैं कि एक एक्टर रहेगा, वो अपने घर को कलर करेगा, एक दूसरा बंदा आके पूछेगा कौन सा कलर किया, तो ये बोलेगा कि मैंने बिरला ऑफर्स किया। बोलते अरे पुराना वाला ही करना था। पुराने वाला यानी कि वो तो इनडायरेक्टली एशियन पेंट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि नहीं, इस पे 16 साल का गारंटी है वगैरह। तो बाद में वो ओल्ड और पुराने एज में जाएगा, और वो वापस आके बोलेगा अरे पुराना वाला ही लगा था। बिरला वाला बोलेगा नहीं, 16 साल का वारंटी है। वो एक एक करके एडवांटेज बताएगा। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहा है एशियन पेंट से। वो लोगों को बोल रहा है कि पुराना वाला पेंट है कि एशियन पेंट को छोड़ो, नए वाले पेंट पे आओ। जो पुराने सोच वाले वो लोग एशियन पेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे, नए सोच वाले ऑटोमेटिकली बिरला वापस में। वो सीधा एशियन पेंट को टारगेट कर रहा है, बहुत बुरी तरह टारगेट कर रहा है। एशियन पेंट का शेयर अभी 2400 पे आ गया है। बिरला वापस आने से पहले वो 2800 रुपये पे था। और 3,000 रुपया वो क्रॉस करके कितनी बार आया था, तो 2,900 3,000 के रेंज में उसका प्राइस चल रहा था, 2400 रुपया। अभी ये उसपे पूरा का पूरा बिरला ऑफर्स का रीजन नहीं है, ओवरऑल मार्केट गिरा है, इसके लिए उसका भी शेयर गिरा है। लेकिन बिरला ऑफर्स आने के बाद एशियन पेंट का मार्केट शेयर बहुत गिरा। ये बीच में वो लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इंटरव्यूअर जो ये रिपोर्टर्स थे, वो सबसे मेन क्वेश्चन एक ही टारगेट कर रहे थे कि बिरला ऑफर्स आने के बाद तुम्हारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया और तुम लोग उसके लिए क्या कर रहे हो। तो एशियन पेंट ऑब्वियसली कोई कंपनी अपने नेगेटिव तो पॉइंट बताएगा नहीं। तो वो लोग के एग्जीक्यूटिव जो थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारा मार्केट अभी भी जितना पहले था उतना ही अभी भी है, कोई इम्पैक्ट नहीं। बर्जर को पूछा कि तुम लोग बताओ बिरला ऑफर्स आने के बाद तुम्हारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया। बर्जर ने एक्सेप्ट किया हमारा मार्केट गिरा, हमारा सेल कम हो बिरला ऑफर्स आने के बाद। एशियन पेंट मतलब डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसका कम हो रहा है। अभी तक डीलर नेटवर्क बिरला ऑफर्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डीलर एशियन पेंट के शॉप अपने को मिल जाते हैं हर रोड पे, बाकी कंपनीज के शॉप स्पेसिफिक शॉप नहीं है। तो लोगों को अभी भी पेंट लेना है तो एशियन का ही लेते, तो वो लोग को डीलर नेटवर्क तोड़ना पड़ेगा कि डीलर्स अभी खुद एशियन पेंट की जगह पे बिरला ऑफर सजेस्ट करें कस्टमर्स को, तभी एशियन पेंट बहुत बुरी तरह टूटेगा। अगर उस पर बिरला सक्सेसफुल हुआ तो, क्योंकि डीलर्स का नेटवर्क एशियन पेंट का बहुत स्ट्रांग है।
तो वो लोग को ये एक पार्ट पे काम करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट कितना इम्पैक्ट करता है। बिरला जस्ट अभी मार्केट में एंटर हुआ, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया, और बर्जर का शेयर, बर्जर उससे पहले ही आ चुका है, लेकिन फिर भी उसका शेयर उसने खा लिया। आया समझ में? चलो, तो ये लोग बोले कि 2800 का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्राइस रखेंगे 32 का, क्वांटिटी सेल होगा 12,000। In order to achieve the extra production capacity, however, workforce must be able to reduce the time taken to make each unit of the product. It proposes to offer pay and productivity deal in which wage rate per hour is increased to rupees 4. Hourly rate of variable overhead will be unaffected, except the target labor time required to achieve the target process. अब ये सब तो लोग का टारगेट कॉस्ट वगैरह फाइंड करने पे नहीं है, ये सब का जो फोकस है वो लेबर टाइम फाइंड करना। तो पहले ऐसा था कि अपन पूरे साल में 10,000 रेट बनाने वाले थे, अभी अपने को 12 बनाना है। अभी 2,000 रेट बनाने के लिए अपने को और वर्कर्स लगे, वर्कर को अपॉइंट किया ना, तो बहुत सारे फैक्ट्रीज में लेबर यूनियन वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो वर्कर नए हायर करना वो बहुत सारी कंपनी अवॉइड करता है। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनी तो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट करता है, झंझट ही नहीं चाहिए, खुद के पेरोल पे लो ही मत। कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा पे करना पड़ता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय अगर लिया ना तो वो कम कॉस्ट में होता है, लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉय लिया ना तो लेबर का पूरा लॉ वगैरह अपनी कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। तो वो लोग जॉब वर्क पे ही दे रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स पे लेके आते, यानी कि मैं सपोज सीए फर्म ओपन किया, वो लोग को अकाउंटेंट चाहिए, तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोग सीए फर्म को अपॉइंट करें, ऐसे बताओ। वो लोग मुझे पैसा देंगे, मैं एम्प्लॉयज को पैसा बैंक ट्रांसफर के थ्रू, मेरे बैंक के थ्रू ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट कंपनी के बैंक अकाउंट से तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो एम्प्लॉयर फ्री होगा कि उसको लेबर लॉज वगैरह एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नए वर्कर अपॉइंट नहीं कर रहे, अब वर्कर उतने ही रखे, और 10 के रखे 12,000 रेट बनाने को बोला, तो ऑब्वियसली लोग को फास्ट काम करना पड़ेगा, और वो लोग फास्ट काम क्यों करेंगे, साल तो उतना ही है, ठीक है, वेजेस तो उतना ही मिल रहा है, तो हार्डवर्क क्यों करें हम लोग, प्रॉफिट कमाएगा कंपनी, तो हम लोग तो अपना रेगुलर स्पीड पे ही काम करेंगे। तो कंपनी ने एम्प्लॉयज को एनकरेज करने के लिए कि तुम फास्ट फास्ट काम करो, ठीक है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को एम्प्लॉयज को बोला, और उसका रिवॉर्ड के फॉर्म में जो वेजेस है वो 4 रुपया पर आवर कर दिया। पहले कितना था, पहले कितना था, तो कम हो गया है ना, बढ़ा कैसे, 6 से 4 पे लेके, परफेक्ट। वो 6 रुपया पर रेट है, पर आवर नहीं। वेरिएबल ओवरहेड जो है ना, उसके ब्रैकेट में लिखा है 2 hours @ 0.5, वेरिएबल ओवरहेड और लेबर का कनेक्शन है, जितना लेबर आवर्स काम करेगा उतना वेरिएबल ओवरहेड इंकर होता है, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड का और लेबर का नंबर ऑफ आवर्स सेम रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर 2 घंटे का लेक्चर लूंगा तो 2 घंटा ये लाइट फैन वगैरह सब चालू रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक वो इंकर होने वाला है, यानी कि वो वेरिएबल कॉस्ट है। आया समझ में? ठीक है, तो लेबर का भी नंबर ऑफ आवर्स बाय डिफॉल्ट जितना वेरिएबल ओवरहेड का नंबर ऑफ आवर्स है उतना ही रहता, यानी कि 2 आवर्स ही रहेगा, तो 2 आवर्स इंटू 3 रुपीज रहेगा, तभी 6 रुपया होगा, यानी कि अभी का रेट है वो 3 रुपया है, और वो लोग वो ऑफर करे 4 रुपया। ठीक है, तो अभी अपने को ये बताना है कि टारगेट लेबर कितना टाइम रहना चाहिए, कितना टाइम काम करना पड़ेगा, तभी जाके अपना ये पूरा इक्वेशन सेट होगा। रफ वर्क में पहले तुम लोग 5 मिनट्स के लिए ट्राई करो, बाद में मैं आंसर बताऊँ। ओके, तो कैसे फाइंड किया तूने? हम्म, हम्म,
ये तो एज्यूम कर रहा है कि हाँ एज्यूम कर रहा है हाँ बराबर हम्म हम्म अच्छा अगर वो 20,000 को बढ़ाना पॉसिबल नहीं रहता ना तो सम खुद बताता क्लियरली कि मैक्सिमम मार्क्स कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड प्रेजेंट लेवल तो वो लाइन दिखाना हम्म 25% ये ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि अगर वेजेस 25% से बढ़ा तो प्रोडक्टिविटी भी 25% से ही बढ़ेगा यानी कि अगर 100% वेजेस बढ़ा दिया तो मैं 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाऊंगा ह्यूमन बीइंग है ना तो उतना डबल स्पीड पे काम नहीं कर पाऊंगा अच्छा मैं तुम लोग को हिंट देता हूँ तुम लोग को टारगेट कॉस्टिंग के हिसाब से ही आगे बढ़ना है स्टेटमेंट बनाओ प्रॉफिटेबिलिटी उससे बैलेंस शीट फिगर निकालोगे और उससे दोनों को लेबर वगैरह फाइंड करना है। जो जो पता है वो रखते जाओ बैलेंस शीट फिगर मिलेगा चलो मैं ही बताता हूँ ये पूरा तो बता ही दिया वैसे भी चलो देखो अपना जो फॉर्मेट है वो है सेल्स लेस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स तो प्रॉफिट ठीक है ये अपना कॉमन स्टेटमेंट अभी मैं क्या करता हूँ रिवर्स वर्क फॉलो करता हूँ प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूँ टारगेट प्रॉफिट कितना है 25 प्लस फिक्स कॉस्ट करूंगा ठीक है फिक्स कॉस्ट अभी एग्जिस्टिंग का कितना है 140 और एडवर्टाइजमेंट का एक नया फिक्स कॉस्ट आएगा कितने का 28,500 तो 168,500 ठीक है तो मुझे मिलेगा टारगेट कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 193,500 बराबर अब ये टारगेट कंट्रीब्यूशन इस पे अगर मैं फिक्स सॉरी वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करूं तो मुझे सेल्स मिलेगा ठीक है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट बैलेंस फिगर मिलेगा ठीक है वो सीधा सीधा रखता हूँ सेल्स मुझे पता है सेल्स अभी कितना यूनिट रहेगा और 32,384 तो बैलेंस फिगर आएगा वेरिएबल कॉस्ट 190,500 ठीक है अब वेरिएबल कॉस्ट 1,90,500 इस पे से मटेरियल का कितना है तो 12,000 यूनिट इंटू 8 रुपया ठीक है यानी कि जो बाकी का वेरिएबल कॉस्ट रहेगा बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड आएगा ठीक है कितना इतना समझा
अब जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि वेरिएबल ओवरहेड का और लेबर का कनेक्शन है, दोनों का नंबर ऑफ आवर्स सेम रहता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड को माइनस नहीं किया। क्यों? नंबर ऑफ आवर्स को मुझे फाइंड करना है ना। नंबर ऑफ आवर्स ही नहीं मिलेगा तो लेबर भी नहीं मिलेगा, वेरिएबल ओवरहेड भी नहीं मिलेगा। समझा? तो इसके लिए टोटल आया 94,500, इस पे लेबर और वेरिएबल ओवरहेड दोनों है। तभी डिवाइड करूंगा लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। लेबर का 4 रुपया है अभी, और वेरिएबल ओवरहेड को लाइन लिखा है कि पर आवर का रेट सेम है लास्ट में। ठीक है, तो उसका पर आवर का 0.5 है, ये 4.5 पर आ रही है। टोटल कॉस्ट आना चाहिए 94,500, एक आवर का 4.5, तो नंबर ऑफ आवर्स कितना आएगा? 21,000 आना चाहिए। तो 21,000 आवर्स में अगर उन्हें प्रोडक्शन किया तो 21,000 इंटू 4.5 यानी कि 94, प्लस 96 का मटेरियल यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 190, प्लस फिक्स कॉस्ट 168, कंपेयर्ड विद सेल्स, तो दोनों को प्रॉफिट आएगा 25,000 का। सब कुछ सेट होगा अगर 21,000 आवर्स में काम हुआ तो। अब अगर यही दोनों प्रोपोर्शनल देखोगे ना, तो अभी 10,000 इंटू 2, 20,000 आवर्स में काम हो रहा है। 2 आवर्स लगता है ना एक यूनिट को, तो 10,000 यूनिट के लिए 20,000 आवर्स है। तो 12,000 यूनिट के लिए कितना? 10 के लिए 20 है, तो 12 के लिए 24 होगा। तो अपन उन लोग को 24 की जगह पे बोल रहे हैं 21,000 में काम करो। तो लोग बोलेंगे कि हम लोग 24,000 काम करेंगे तो 24,000 का वेरियस मिलेगा। हम लोग फास्ट फास्ट क्यों काम करें? क्योंकि हमारा आवर्स पे वेरियस डिपेंड है। जल्दी काम किया तो वेरियस कम मिलेगा, तो लोग काम करने को तैयार नहीं होंगे। तो हम लोग को क्या बोलते हैं, देखो 24,000 पे 3 रुपया, 72,000 का वेरियस मिलेगा। तो हम लोग आपको 21,000 पे 4 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, कितना मिलेगा? वेरियस ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, और तुम लोग का 3,000 आवर्स फ्री हो गए। वो 3,000 आवर्स कहीं पे तुम लोग जाके काम कर भी सकते हो, तो वहां से और इनकम आएगा, वो तो अलग है। पता चला? तो वर्कर्स को ये वैसे ही एनकरेज करना पड़ेगा, अगर वो लोग फास्ट काम करेंगे ही नहीं, वो लोग अपना इनकम क्यों छोड़ेंगे? पता चला? तो ये उसका बैकग्राउंड सिर्फ डिस्कस किया, बाकी तुम लोग का आंसर यहाँ पे 21,000 में खत्म होता है। 21,000 आवर्स में काम होना चाहिए। क्लियर है? चलो लिखो। The operation cost of product produced by ZYX Limited are 53. Presently, company produces only 600 units per annum to sell at 55 per unit due to hard competition in the market. 53 का कॉस्ट है, 55 में बेच रहे, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट, और 600 यूनिट ही बेच रहे, यानी 1,200 रुपए का प्रॉफिट है। But with the existing facility, the production can be increased to 1,000 units if additional production can be sold in the market. The company accordingly introduced target costing, a market research, and new design for the product and changes in the process so that the costs are brought down substantially and market share can be increased. The estimate for the next year are target selling price 50 rupees का, अभी का प्राइस है 55, तो उसके पे नया प्राइस आएगा 50। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा 10% ऑन सेल्स, टारगेट वॉल्यूम है 900। कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, कंपेयर द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट विद टारगेट प्रॉफिट।
इतना फालतू क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए। सब कुछ दे दिया है, सब कुछ, सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है। देखो, एग्जिस्टिंग टारगेट पर यूनिट रुपीज, सबसे पहले सेल्स एग्जिस्टिंग का 55 है, टारगेट का 50 है। लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट अभी का 2 रुपीज है और यहाँ पे 5 रुपीज है। ये 5 रुपीज यानी कि 50 का 10%, 10% ऑन सेल्स यहाँ पे। ठीक है, तो तुम लोग को मिलेगा कॉस्ट यहाँ पे 53 और यहाँ पे 45, और क्वांटिटी अभी का 600 यूनिट है, टारगेट का 900 है। बस ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना जो दो क्वेश्चन पूछा है, दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो 600 × 55 और 53। इसका ब्रेकअप नहीं दिया है कि ये वेरिएबल और फिक्स कितना है। ठीक है, तो अगर बस यहाँ पे अपना आंसर एक्चुअली खत्म हो गया। क्या क्या पूछा देखो, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, टारगेट कॉस्ट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, पहले वाले का आंसर आ गया। कंपेयर द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट विद टारगेट प्रॉफिट, समझा। ये एकदम अभी शॉर्ट में लिखा तो ना, एग्जाम में वो पॉइंट नंबर 1, उससे पहले ये सिर्फ बताने का, पॉइंट नंबर 2 के 10 मार्क है, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। क्या करोगे इसमें, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर तुम लोग को आगे वो लोग बोलते कि कॉस्ट रिडक्शन कितना रिक्वायर्ड है बताओ, तो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे तुम लोग लेते, ये तुम लोग का टारगेट कॉस्ट, तो यहाँ पे तुम लोग लेते 53 वाला रेट इंटू 900। वो लोग क्यों नहीं पूछ रहे, उसका रीजन है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इस पे इंक्लूड है। तो जब भी क्वांटिटी चेंज होगा ना, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है। तो अपन डायरेक्टली 53 पे ले नहीं सकते, इसलिए जानबूझ कर उन्हें पूछा ही नहीं। ठीक है, तो अगर वही 53 पकड़ा तो 900 × 53, 47,700। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कॉस्ट रिडक्शन रिक्वायर्ड 7,000। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये अपने को बताना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो नका सम खत्म होता है। क्लियर। ऑब्वियसली अभी ये सब आने का प्रोबेबिलिटी 0 है। ये भी काफी पुराना सम है, काफी सालों से मॉड्यूल में है। 12 सिलेबस, 16 सिलेबस, 22 सिलेबस पे भी कंटिन्यू कर रहा है। चलो, सम क्या बता रहे देखते हैं। A company has capacity of production of 80,000 units and presently sells 20,000 units at 100 each.
The demand is sensitive to selling price, and it has been observed that for every reduction of 10 in selling price, demand is doubled. What should be the target cost at full capacity if profit margin on sales is taken at 25%? What should be the cost reduction scheme if at present 40% of cost is variable with same percentage of profit? If rate of return is 5%, what will be the maximum investment at full capacity? देखो डेटा क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। फुल कैपेसिटी वो लोग बता रहे 80,000 का है। प्रेजेंटली सेल्स 20,000, तो प्रेजेंट कैपेसिटी 20,000 का ही वो लोग यूज कर रहे हैं। कौन से प्राइस पे? 100। और बोले कि डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस। फॉर एवरी रिडक्शन ऑफ 10 इन सेलिंग प्राइस, डिमांड इज डबल्ड। सभी देखो सेलिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। अभी 100 रुपए के प्राइस पे 20,000 यूनिट सेल हो रहा है। तो अगर हमने प्राइस को 10 से रिड्यूस किया तो ये 40,000 हो जाएगा, और 10 से कम किया तो ये 80,000 हो जाएगा। 60 नहीं, 20-20,000 कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे। वो बोल रहे कि डिमांड इज डबल। तो पहले 10 रुपया कम किया तो ये डबल हो गया, वापस 10 किया तो इसका डबल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस एट फुल कैपेसिटी, इससे आगे अपन रिड्यूस करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? प्राइस रिड्यूस किया 70 तो ये 160 होगा। अपना कैपेसिटी 80 का है, मार्केट में बना के सप्लाई नहीं कर पाओगे तो कम किया तो तुम लोग का ही लॉस है। पहले सेल्स सेलिंग प्राइस कम करोगे और साथ में उतना क्वांटिटी बढ़ा नहीं पाओगे तो लॉस होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एट फुल कैपेसिटी 80। इतना समझा? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी इफ प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स इज 25%? तो अभी देखो टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी बोला तो 80,000 यूनिट होगा। टारगेट सेलिंग प्राइस कितना है? 80 रुपया माइनस टारगेट प्रॉफिट कितना बोल रहे? 25%। 20, तो टारगेट कॉस्ट आएगा ठीक है। What should the target cost at full capacity into number of unit? 80,000, तो टारगेट कॉस्ट, टोटल टारगेट कॉस्ट, ये दोनों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। समझा? आगे वो लोग क्या बोल रहे? What should the cost reduction scheme if at present 40% of cost is variable with same percentage of profit? At present, प्रेजेंट बोला तो 20,000। ठीक है, तो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 100 रुपया आएगा, उस पर 100 बोल रहे कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। 100 का 25%, 25, यानी कि प्रेजेंट कॉस्ट 75 है। और वो लोग बोल रहे हैं कि एट प्रेजेंट 40% ऑफ कॉस्ट इज वेरिएबल, यानी कि ये 75 में 40% इज वेरिएबल।
तो बाकी का 60% फिक्स रहेगा। इतना समझाओ? ठीक है। अब हम लोग को कॉस्ट रिडक्शन फाइंड करना है एट फुल कैपेसिटी। तो अभी देखो, अपना जो टारगेट कॉस्ट है वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, 48 लाख है। इसके सामने एक्चुअल कॉस्ट कितना है अभी? तो वेरिएबल 30 रुपया पर यूनिट है। 24 लैक्स और फिक्स्ड 45 पर यूनिट है। टोटल तो 12 लाख का कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस डाउट्स नहीं समझा रहेगा? बराबर है? आपको क्या लग रहा है? कितना कितना लेना चाहिए? 20,000 इंटू 45 करना चाहिए। 20,000 इंटू 45। ओके, तो 20,000 इंटू 45 कितना आता है बताओ? 9 लाख प्लस 24 लाख वेरिएबल कितना होगा? 33। और अभी कॉस्ट कितना है? 48। तो कॉस्ट ऑलरेडी कम है, बहुत कम है, 15 लाख कम है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, सालों से सीए के मॉड्यूल में, सीएमए के मॉड्यूल में, सीए के एग्जाम में, सीएमए के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। और हर मीन्स जहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे सॉल्यूशन में उन्होंने यही सिस्टम फॉलो किया। ठीक है, तो कंसेप्चुअली ये रॉन्ग है। लॉजिकली एक टाइम पे राइट अपन बोल सकते हैं कि उन्होंने फुल कॉस्ट पे ही फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया रहेगा, इसलिए उन्होंने 45 इंटू 80,000 किया लॉजिक के हिसाब से। लेकिन कंसेप्चुअली ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने पहले 45 फाइंड कहाँ से किया? तो बेस्ड ऑन 20,000 फाइंड किया। और अगर 20,000 के हिसाब से अगर 45 रुपीज पर रेट आया तो वो 45 पर रेट 20,000 रेट के लिए, और फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट सेम रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। तो ये 20,000 इंटू 45 होना चाहिए। लेकिन हर जगह पे, चाहे वो सीए का मॉड्यूल है, सीएमए का मॉड्यूल है, वो लोग ने यहाँ पे 80,000 इंटू 45 दिए। सब में वो लोग ने वेरिएशन भी निकाले, यानी कि कुछ ऐसे समय एग्जाम में डाले जहाँ पे नंबर्स को चेंज किया। यहाँ पे जैसे 20, 40, 80, तो उसके बाद तो लोग बोलेंगे लाख, 2 लाख, 4 लाख। लेकिन आंसर वापस वही, क्वांटिटी चेंज करने से ये वाला नंबर में वो लोग ने फुल कैपेसिटी वाला ही नंबर लिया। तो जो वेरिएबल के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, वही अपन फिक्स कॉस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। ये लॉजिकली रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता। तो पहले तो ने जो पर रेट फाइंड किया था 45, जो क्वांटिटी को डिवाइड करके फाइंड किया था वही क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहिए टू फाइंड द टोटल अमाउंट। लेकिन यहाँ पे लोग वो गलत कर रहे हैं। लेकिन टोटल कैपेसिटी पे आप ले रहे हैं,
लेकिन इसमें होता क्या है, देखो अगर सपोज हमने 36 लाख अगर फिक्स कॉस्ट पकड़ा टोटल कैपेसिटी पे, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर जब भी आप 20,000 यूनिट से डिवाइड करोगे, जब भी अपन 20,000 यूनिट ही बनाओगे, तो आपका पर रेट कितना आएगा? 18, 18 नहीं 180 आएगा। 180। आपका वेरिएबल कितना है? 30। टोटल कितना होगा? 210। प्रॉफिट कितना है? 25। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 235, जबकि आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 100 ही है। तो आपका इक्वेशन बैठ ही नहीं रहा है। वो लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा टोटल जितना टोटल कैपेसिटी में फिक्स कॉस्ट लगने वाला है उतना कंसीडर करना है, वैसा बोल रहे हाँ, लेकिन टोटल कैपेसिटी पे फिक्स कॉस्ट दिया कहाँ पे? अगर वो फाइंड कर रहे हैं अपन, तो ये जो 45 मीन्स अगर ये 20,000 का अगर आप कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाओगे, तो 20,000 इंटू 30 रुपया ये आएगा वेरिएबल, और 20,000 इंटू 45 ये आएगा फिक्स। इसके हिसाब से अगर ये पूछा नहीं रहता तो आप यहाँ पे ब्रेकअप दे रहे हो, यानी कि आप बता रहे हो कि 20,000 रेट के लिए फिक्स कॉस्ट है 45 पर यूनिट, तो 20,000 इंटू 45 ये होता है 9 लाख, और फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट विल रिमेन अनचेंज। तो जब ये आपने 80,000 यूनिट बनाया तो 9 लाख को बढ़ा के 36 लाख कैसे कर दिया? जब तक सम नहीं बताएगा वी कैन नॉट इंक्रीज द फिक्स कॉस्ट। तो वहां पे लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है वो। आया समझ में? तो ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है, अपन इस पे कुछ नहीं कर सकते, सम बनाने वाले ने गड़बड़ किया, और ये सम ऐसे ही कैरी हो रहा है दोनों इंस्टीट्यूट में। तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, दोनों को ये मेमोराइज भी करना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों को 80,000 रेट से लेना, फुल कैपेसिटी पे लेना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एट फुल कैपेसिटी? नहीं नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फुल कैपेसिटी पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? हमने अभी फाइंड किया था 20 रुपए पर रेट का प्रॉफिट है, तो 20,000 इंटू 80,000 यूनिट, ये अपना प्रॉफिट है। वो लोग बोल रहे हैं जैसे इसके पहले वाले सब में हुआ वो मार्कअप वाले सब में, वहां पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट दिया था 20 लाख, 25% रिटर्न चाहिए था, तो 20 लाख का 20% वो प्रॉफिट आया। तो ये सब में उल्टा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, और दोनों को इन्वेस्टमेंट फाइंड करना। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 5%। यानी कि इन्वेस्टमेंट पे 5% अप्लाई किया तो प्रॉफिट आएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय 5%। तो 16 लाख डिवाइड बाय 5%। आज समझ गए? तो अगर तुम लोग का इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा है, तो तुम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये जो 5% चाहिए इतना नहीं मिलेगा, कम आएगा। तो तुम लोग को ऑटोमेटिकली अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा, जैसे वो सब में हुआ था कि उन्होंने 20 लाख से कम करके 18 लाख किया था। वो क्यों कम किया था? इन्वेस्टमेंट कम होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी कम आएगा। मैक्सिमम 3 करोड़ 20 लाख का इन्वेस्टमेंट अपन बिजनेस पे रख सकते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, और अगर 16 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% अपन एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो अपन नहीं अर्न कर पाएंगे। क्लियर?